हेलो स्टूडेंट्स, टी टू सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले पार्ट को देखते हैं। तो आज हम देखेंगे टीचिंग जो मेथड्स हैं। तो टीचिंग मेथड्स में ये तीन प्रकार के होते हैं: टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड मिक्स मेथड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण विधियां। तो ये क्या होती है? द टर्म टीचिंग मेथड्स रिफर्स टू जनरल प्रिंसिपल्स, पेडागॉजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो जो हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के लिए जो हम प्रिंसिपल्स, पेडागॉजी या मैनेजमेंट स्टडी यूज करते हैं, इन्हें टीचिंग मेथड्स कहा जाता है। इसको हिंदी में देख सकते हैं। शिक्षण विधि शब्द सामान्य सिद्धांतों, शिक्षा शास्त्र और कक्षा की शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली प्रबंध रणनीति को संदर्भित है। ये तो क्लास में हम पढ़ाने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जिस शिक्षा शास्त्र का यूज करते हैं, जिस तरीकों को यूज करते हैं, वो था आपका टीचिंग मेथड्स। क्योंकि एक क्लास में हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट के हिसाब से जो टीचर हैं वो क्लास को प्लान करता है ना, और उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। क्योंकि हर टॉपिक को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो ये होता है टीचिंग मेथड्स। तो एक जो टीचर है कितने प्रकार के टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करता है जिससे वो अपने स्टूडेंट को उस टॉपिक को इफेक्टिवली पढ़ा सके, उसी को ही टीचिंग मेथड्स कहते हैं। एंड चॉइस ऑफ द टीचिंग मेथड्स डिपेंड ऑन द व्हाट फिट्स यू। तो जो आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट किया जाता है ना। और ये इस पे डिपेंड करता है कि एजुकेशन, जो एक टीचर का शैक्षणिक दर्शन क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसके दर्शन क्या है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, किस प्रकार के स्टूडेंट हैं, इस पर निर्भर करता है। ये सब्जेक्ट एरिया किस विषय को पढ़ाना है, और स्कूल का मिशन स्टेटमेंट क्या है। इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए जो टीचर है वो शिक्षण मेथड को सेलेक्ट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो टीचिंग के जो टाइप्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड एंड मिक्स मेथड। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जो टीचर होता है, यहाँ पे प्रमुख बिंदु होता है, और टीचर क्लास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने क्लास को प्लान करता है, वो क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो एम्प्टी वेसल्स की तरह होता है, वो खाली एक बर्तन की तरह होता है, जहाँ पे टीचर है अपने नॉलेज को फिट करता है, और उसको फिट करने के लिए वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड यूज कर सकता है, वो जिससे कक्षा के जो लक्ष्य वो प्राप्त हो सके और विद्यार्थियों का असेसमेंट हो सके। तो जो उनको एग्जाम होने वाला है ना, उनको ध्यान में रखते हुए टीचर है अपने लेक्चर को प्रिपेयर करता है। इन दिस स्टाइल टीचिंग एंड असेसमेंट आर व्यूड एज टू सेपरेट एंटिटीज। तो इस जो शिक्षण सेंटर्ड विधि है, इसमें शिक्षण और जो असेसमेंट है, जिसको हम आकलन बोल सकते हैं, इनको दो अलग अलग माना जाता है ना। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो पढ़ाई होते हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है, और जो टीचर पढ़ाता है उसका अलग से आकलन किया जाता है। तो दोनों को अलग अलग माना जाता है। और जो छात्र केंद्रित विधि होती है, तो यहाँ पे छात्र का जो काम होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे जो शिक्षक है केवल एक कोच की तरह वो काम करता है। कोच की भूमिका में वो रहता है वो, और स्टूडेंट को वो मदद करता है, और उनके लिए वो कोर्स डिजाइन करता है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूप से उनको वो मदद करता है स्टूडेंट को, जिससे वो अपने पढ़ाई को जारी कर सकें और अपने खुद के प्रयास से उसको सीख सकें। तो ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो यहाँ पे क्लास का जो पार्टिसिपेशन होता है वो ज़्यादा होता है। इन द स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम टीचिंग एंड असेसमेंट आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो होता है टीचिंग और असेसमेंट दोनों को एक साथ कनेक्टेड माना जाता है, और इनका कंटिन्यूअस मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग टीचर सेंटर्ड मेथड में देखे थे कि जो टीचिंग है और असेसमेंट है दोनों को अलग अलग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, और दोनों का जो मूल्यांकन है वो लगातार एक साथ होता है। तो ये लिखा है, इसको आप नोट बना सकते हैं, ये नोट्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं ये कन्वेंशनल होते हैं, ये परंपरागत तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, और जो स्टूडेंट मेथड होते हैं ये रिलेटिव मॉडर्न है। इसमें बहुत सारे नए नए जो टेक्निक्स हैं वह भी डेवलप होते जा रहे हैं,
और इट इज फोकस ऑन टीचर्स, ये शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है ये, और इट फोकस ऑन स्टूडेंट एज वेल एज इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो पूरा क्लास को कंट्रोल करता है और उसके क्लास के हिसाब से ही उनको इंस्ट्रक्शन देता है। हालांकि स्टूडेंट इस एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें जो मेन इंस्ट्रक्शन होता है वो टीचर का होता है। लेसर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं टीचर सेंटर्ड में, और जो स्टूडेंट सेंटर होते हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नए नए तरीके ईजाद किए जा सकते हैं स्टूडेंट जिसमें सीख सके। स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर, यहाँ पे जो छात्र होता है वो निष्क्रिय लर्नर की तरह होता है, अधिगमकर्ता की तरह होता है, यहाँ पे वो एक्टिव होता है। लर्निंग इज इवैल्यूएटेड बाय द टीचर्स, यहाँ पे शिक्षक के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, और यहाँ पे जो छात्रों का मूल्यांकन है वो टीचर के द्वारा भी किया जाता है, खुद स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, और उनके सहपाठी के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। और जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है वो वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज होता है, तो एक पक्षीय स्टूडेंट के टीचर के द्वारा स्टूडेंट को ज्ञान दिया जाता है, और यहाँ पे मल्टीपल चैनल हो सकते हैं, वो अपने खुद से सीख सकते हैं, स्टूडेंट्स दोस्तों से सीख सकते हैं, टीचर के डायरेक्शन सीख सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो विधियां हैं वो टीचर सेंटर्ड में आती हैं। तो टीचर सेंटर्ड में आती हैं लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्लिप क्लासरूम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन, लाइव सेशन। और जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आते हैं ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, हिस्टोरिकल मेथड, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असाइंड लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियोस, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग। तो सभी को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन बाय ए टीचर इज नोन एज लेक्चर। तो शिक्षक के द्वारा जो मौखिक प्रस्तुति दिए जाते हैं उसे ही लेक्चर मेथड कहते हैं। तो बचपन से हम लोग इस विधि से पढ़ते आ रहे हैं। लेक्चर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बहुत ही प्राचीन समय से इस विधि को प्रयोग किया जा रहा है, और इसमें शिक्षण के आदर्श दर्शन से प्रचार किया जाता है। तो जो आदर्शवाद जो दर्शन होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका इसमें प्रचार किया जाता है। जो शिक्षण है, अपने शिक्षक अपने विचारों को बताते हैं, और दार्शनिक जो सोच होती है और कैसे जीवन जीना है ना, ये सब चीज़ों को बताने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट विथ लिटिल और नो पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता होती है, वो कम होती है, और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो टीचर ही है वही अपने ज्ञान को बताता है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट के पास में बहुत ही कम ज्ञान होता है, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन का चांसेस में कम होता है। यहाँ पे जब टीचर क्वेश्चन पूछता है उसी समय बस वो जवाब देते हैं, तो उतना ही पार्टिसिपेशन होता है। इट इज मेथड रिलाई ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होते हैं, जिसमें जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, कुछ की कोई विचार हैं, इनको पढ़ाया जाता है, या फिर कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो इन सभी चीज़ों को व्याख्यान विधि से बताई जाती हैं। तो यह व्याख्यान विधि में प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ये सब चीज़ों को बताया जाता है। The lecture method of instruction is recommended for training with a very little knowledge। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ट्रेनी के पास में कम नॉलेज होता है, या फिर बिल्कुल भी उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होता है, और बड़े संख्या में जो विद्यार्थी होते हैं वहां पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लेक्चर। तो एक अच्छे व्याख्यान की जो गुणवत्ता होती है उसे हम देखते हैं। अ गुड लेक्चर शुड नॉट बी टू लॉन्ग as to execute the trainee attention span। तो एक जो विद्यार्थी होता है तो उसको किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज को सुनने का जो उनकी क्षमता है वो एक सीमित होती है। जनरली इसको 25 मिनट तक माना जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो विद्यार्थी का जो ध्यान की सीमा है उससे वो बाहर चला जाए। तो ये जनरली इसको 25 मिनट माना गया है। तो जो इसमें जो ध्यान अवधि है उसको एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। अ गुड लेक्चर शुड एड्रेस ए सिंगल थीम। तो एक लेक्चर में हमको एक ही थीम के बारे में बताना चाहिए। अ गुड लेक्चर अ टेक्निकल टर्म आर केयरफुली एक्सप्लेन। तो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको एक टीचर के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक व्याख्या किया जाना चाहिए, और एक जो टीचर है उसको एग्जाम्पल्स हैं, उपमाएं हैं ना, वो बहुत ध्यानपूर्वक देना चाहिए, जिससे जो लर्निंग है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और जो तकनीकी सामग्री होती हैं उनको बहुत ही केयरफुली बताना चाहिए, जिससे एक दूसरे का जो बोल सकते प्रवाह है वो जुड़ा रह सके, है ना। अ गुड लेक्चर आर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो इसमें चित्र और उदाहरण का प्रयोग किया जाता है एक अच्छे लेक्चर में।
जैसे मैप वगैरह दिखा दिए है ना, तो मैप है, चित्र है, डायग्राम है, ये सब का प्रयोग किया जाना चाहिए एक अच्छे व्याख्यान में। अ गुड लेक्चर बिल्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो एक अच्छा जो व्याख्या है जिससे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से विद्यमान है, उनके निर्माण में ये सहायक होता है। अ गुड लेक्चर एम्प्लॉयज ए वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, तो एक व्याख्यान के द्वारा कई उपागम का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके देखते हैं मेरिट्स, देखते हैं मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो ये बड़े समूह के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ये मितव्ययी होता है ना, हम कम खर्चे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट इसमें जो टीचर हैं अपने छात्रों की आवश्यकता के हिसाब से सूचनाओं को व्यवस्थित कर सकता है। तो ये सभी इसके मेरिट्स हैं। और इसके डिमेरिट्स हैं, इसमें स्टूडेंट को लोग का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, तो इसका डिमेरिट्स हैं। और टीचर इसमें अपने हिसाब से सूचनाओं को प्रोवाइड करता है, तो इसको भी डिमेरिट्स में लिया गया है। और अगर टीचर प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं पढ़ा पाता है तो जो लेक्चर है वो बोरिंग हो जाता है। और इसमें सभी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों को इसमें पूरा नहीं किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, तो ये भी इसका डिमेरिट्स हैं। अब देखते हैं लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। तो जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स होती हैं, जो व्यावसायिक कौशल होते हैं, उसको सिखाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी एक्टिविटी को करके दिखाना। जैसे आपको किसी को गाड़ी सिखाना है तो आप उसको लेक्चर के थ्रू बोलेंगे कि गाड़ी में क्लच को दबाना है, ब्रेक दबाना है, तो वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन आप उसको चला के दिखाएंगे तब वो सीख जाएगा। तो इस प्रकार के जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स होती हैं उसको सिखाने के लिए लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें उसके बारे में बेसिक चीज़ें भी बताई जाती हैं और उस चीज़ को करके दिखाया जाता है। तो वन ऑफ द टू इसेंशियल टीचिंग स्किल इज द एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड द अदर इज एक्सप्लेन। तो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना, उसको एक्सप्लेन करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक होता है जो कि इस विधि के द्वारा संभव हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स एनी प्लान परफॉर्मेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्किल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट। तो प्रदर्शन का अर्थ होता है किसी व्यवसायिक कौशल, वैज्ञानिक सिद्धांत या प्रयोग का कोई नियोजित प्रदर्शन। तो हम इसको कोई ऑक्यूपेशनल स्किल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या फिर एक्सपेरिमेंट है, इसको हम एक प्लानिंग के तहत लोगों को सिखाते हैं, उनको पहले उसके बारे में व्याख्या देते हैं, फिर उस एक्टिविटी को करके दिखाते हैं, तो ये होता है प्रदर्शन। तो देखते हैं एक अच्छे प्रदर्शन के गुण क्या होते हैं। तो ये विजिबिलिटी होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को अच्छे से दिखाई देना चाहिए। वन मेजर आइडिया एट ए टाइम, एक समय में एक ही चीज़ों को अच्छे से सिखाना चाहिए। क्लियर कट, ये पूरा स्पष्ट होना चाहिए, जिस काम को हम बता रहे हैं उस काम को ही सिखाना चाहिए। कन्विंसिंग है ना, तो सभी स्टूडेंट इसको स्वीकार भी करें। रिहर्सल, इसमें टीचर को बताने से पहले खुद इसको रिहर्सल करके देखना चाहिए कि उससे वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सप्लीमेंट विथ अदर टीचिंग एड्स, तो जो अन्य शिक्षा सामग्री उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, तो इसको सिखाते समय स्टूडेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट है वो भी पूछ सकते हैं। नीट एंड क्लीन, यहाँ पे जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए। सिंपल एंड स्पीडी होना चाहिए, सरल होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन लग जाए, है ना। टू राइट ऑब्जर्वेशन, और जितने भी अवलोकन उसको प्रॉपर लिखा जाना चाहिए। और टीचर टू एक्ट एज ए परफॉर्मर, तो यहाँ पे टीचर को एक परफॉर्मर की तरह काम करना चाहिए, मतलब उसको उस काम को करके दिखाना चाहिए और पर्याप्त समय रहना चाहिए, सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4-5 मिनट में इसको खत्म करना है। तो एक अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन के गुण है ये। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि हम इसमें संसाधनों का बहुत ही आसान तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री में जो चिमनियाँ होती हैं ना, उनसे धुआं निकलता है, उस चीज़ों को बताना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि उसका मॉडल बना सकते हैं और मॉडल से उस एक्टिविटी को करके दिखा सकते हैं। तो ये क्या होता है, वो तो हम बड़े जगह में नहीं जा रहे हैं, तो उनका हम एक मॉडल के रूप में हम उस एक्टिविटी को करके दिखा सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड, तो आप किसी काम को अगर करके सीखते हैं तो आपको क्या होता है, एक साइकोलॉजी मतलब मानसिक रूप से शांति मिलती है ना। जब हम किसी ठोस चीज़ों को, किसी चीज़ को हम देख लेते हैं अपने सामने से, तो वो जो कॉन्सेप्ट बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ पे हेल्पफुल टू प्रमोट यूजफुल डिस्कशन, यहाँ पे उपयोगी चर्चा होती हैं। और हेल्पफुल फॉर टीचर, से टीचर के लिए भी आसान होता है, किसी चीज़ को हम करके दिखा देते तो स्वयं सीख जाते हैं, बार बार किसी चीज़ को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करता है, ये इग्नोर करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में अलग अलग होते हैं, है ना। तो सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नहीं होता है, और ये कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। और टीचर को उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो ये विधि उपयोगी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। तो फ्लिप क्लासरूम जो मेथड है
ये 2007 से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं ये। हियर टीचर रिकॉर्ड देयर लेक्चर एंड शेयर देम विद द स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, पहले लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। तो फ्लिप्ड मतलब होता है विपरीत होता है ना। तो ये जो हमारा जो नॉर्मल क्लास होता है उससे ये विपरीत होता है, ये है ना। जैसे कौन बने करोड़पति में आप सुनते होंगे फ्लिप द क्वेश्चन, है ना, बस वैसे ही फ्लिप द क्लासरूम। तो ये उससे उल्टा कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि पहले पढ़ाया जाता है, फिर क्लास के लिए असाइनमेंट दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो वीडियो बनाता है और उस वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करता है, और उसके बाद जो असाइनमेंट होता है असाइनमेंट को क्लास में किया जाता है ना। तो नॉर्मली क्या है, पढ़ाई हम क्लास में करते हैं और असाइनमेंट घर में किया जाता है। और यहाँ पे पढ़ाते हैं हम ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन जो वीडियो उसको शेयर करते हैं, उसमें जो असाइनमेंट होता है उसको क्लास में डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारा चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको पढ़ सकता है ना। जब चाहे तो बार बार उसको पढ़ सकता है ना। और यहाँ पे क्लासरूम में उस असाइनमेंट में डिस्कशन होता है, तो ये उनके लिए कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता करता है ये, है ना। और उसका डिमेरिट्स ये है कि इसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो स्टूडेंट टीचर दोनों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज जो फैसिलिटी है वो ये जो मेथड है वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसको डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं वो अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग समूह से होते हैं। तो इसमें टीचिंग को इस प्रकार से डिजाइन करना ताकि अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग सोच से होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, सभी को वो जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब सभी में भिन्नता है, लेकिन भिन्नता रहने के बावजूद वो किसी टॉपिक को इफेक्टिवली पढ़ सकें। तो इसके लिए टीचर क्या करते हैं, इस प्रकार से किसी टीचिंग मेथड को वो डिजाइन करता है जिससे सब में भिन्नताएं होते हुए भी उसको आसानी से सीख सकें। इट इज ए फ्रेमवर्क और फिलॉसफी फॉर इफेक्टिव टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ऑल स्टूडेंट विद देयर डाइवर्स क्लासरूम कम्युनिटी ऑफ टीचर। तो जो एक ही क्लास में अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनको इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना ही क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अरेंज ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी चीज को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं जो कि एक ही क्लास में, जिससे एक्वायरिंग कंटेंट, हम किसी कंटेंट को एक्वायर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टूडेंट तक बढ़ाते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसको एक आइडिया के रूप में डेवलप करते हैं। तो एक जो कक्षा में अलग अलग एबिलिटी वाले स्टूडेंट होते हैं और उसके बावजूद भी हम किसी टर्मिनोलॉजी को, किसी टॉपिक को समझाते हैं, इस प्रकार से उसकी प्लानिंग करते हैं, वही होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट वेरिड इन क्लास कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, जेंडर, मोटिवेशन, एबिलिटीज, पर्सनल इंटरेस्ट। जो स्टूडेंट है वो ये सब अलग अलग जेंडर के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, मोटिवेशन के होते हैं, एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। एंड टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वेराइटीज एज दे प्लान द करिकुलम। तो इन सब के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए, उसके हिसाब से जो पाठ्यक्रम है वो डिजाइन करना चाहिए, उसी हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए। ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। By considering varied learning needs, teachers can develop a personalized instruction so that all teachers in the classroom can learn effectively. तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो आसानी से इसको लर्न कर सकें। तो ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब स्टूडेंट में भिन्नता होने के बावजूद भी इस प्रकार से टीचिंग सामग्री बनाना और इस प्रकार से पढ़ाना कि सभी उसको सीख सकें, इसलिए ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसके मेरिट से है कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और ये स्मॉल ग्रुप के लिए इफेक्टिव होता है। और इसके डिमेरिट से है कि द टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट बिफोर प्लानिंग डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज। तो टीचर को क्लास पढ़ाने के पहले जो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती है उसको प्रॉपर समझना होता है, और इसको बड़े लार्ज स्टूडेंट के लिए हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीम टीचिंग मेथड। तो टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, टीचर लोग एक टीम बनाते हैं और एक जो सिलेबस है उसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं और उसको फिर अपने अपने टॉपिक को लोग पढ़ाते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट को दो या दो से अधिक टीचर लोग पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। एक टीम बना के टीचिंग करना। In team teaching, not only one teacher plans the class activity, rather two or more teacher plan the activities, ideas, executes, evaluate strategy for the
सेम सेट ऑफ स्टूडेंट, तो एक ही स्टूडेंट के लिए दो या दो से अधिक जो टीचर हैं वो आपस में प्लान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, तो इसे ही टीम टीचिंग कहा जाता है। टीचर्स टुगेदर सेट द गोल ऑफ द कोर्स, डिजाइन सिलेबस, प्रिपेयर इंडिविजुअल लेसन्स, प्लान, टीच स्टूडेंट एंड इवैल्यूएट रिजल्ट। तो जो टीचर को डिजाइन करते हैं और सभी टीचर अपना अपना पोर्शन को प्लान करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, किस टीचर ने कितना अच्छे से पढ़ाया है और किस प्रकार से उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है इस विधि में। तो इसकी मेरिट्स हैं कि इट इनकरेज फ्रेंडशिप अमंग द टीचर्स, यह जो टीचरों के बीच में एक अच्छे मित्रतापूर्वक माहौल को बनाता है ये, जिससे एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, तो अलग अलग टीचर के अलग टीचिंग स्टाइल होते हैं, अलग अलग उनके आइडियाज होती हैं, तो सभी मिल जाते हैं, तो जो लर्निंग होता है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। और इट इज़ हेल्पफुल फॉर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन लर्निंग, तो एक ऐसे विषय होते हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट या फिर अलग अलग डिसिप्लिन से जो मिलकर बना होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और डीमेरिट से है कि देयर नीड्स ऑफ कॉन्शियस अमंग द टीचर्स रिगार्डिंग द मेथड्स, एड्स, स्ट्रेटजी एटसेट्रा टू बी यूज, तो जो टीचर जिस रणनीति को प्रयोग कर रहे हैं है ना, उसके लिए सभी में आपस में सहमति होना चाहिए, है ना, और सभी विषय के लिए इस उपागम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इस मेथड के जो जनक माने जाते हैं वो जो फिलोसोफर सुकरात माने जाते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन विधि मानी जाती है। तो एक टीचर को क्वेश्चन आंसर करने में बहुत अच्छा दक्ष होना चाहिए, क्वेश्चन डिजाइन करने में उसको दक्ष होना चाहिए, और ये जो मेथड है ये हैबिचुअल स्किल लेवल के से ऊपर इसको माना जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू पार्के द क्वेश्चन इज द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटीज अबव द हैबिट स्किल लेवल। तो जो हमारी जो स्किल लेवल होती है, हैबिट स्किल जो लेवल होती है, उससे इसको ऊपर माना जाता है इस एजुकेटिव एक्टिविटीज को। और इस विधि के द्वारा हम जो संज्ञानात्मक ज्ञान दे सकते हैं, इट इज स्ट्रेटजी टू फोकस टू अचीव द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड ब्रिंगिंग नॉलेज टू द कॉन्शियस लेवल। तो इसमें यह माना जाता है कि जो एक स्टूडेंट होते हैं उनको पहले से उनको ज्ञान होता है, और हम इस विधि के द्वारा उस ज्ञान को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल में लाने में मदद करते हैं। इसके ना हम सिद्धांत देखते हैं। इसका सिद्धांत क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ अनफोल्ड। इसके दो सिद्धांत माने गए हैं। ऑल द नॉलेज इज विद इन द चाइल्ड, सभी ज्ञान एक स्टूडेंट के अंदर में होता है। टीचर कैन नॉट टीच एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, एक टीचर बाहर से कुछ भी उनको बताता नहीं है, मतलब उसको ऑलरेडी ज्ञान होता है, हम उसको प्रश्न पूछ के हम आंसर से लिंक करते हैं और वो ज्ञान बाहर आ जाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। द नॉलेज कैन बी इमिटेड बाय लिंकिंग द क्वेश्चन विद द आंसर, ना उनके उत्तरों से प्रश्नों को जोड़कर ज्ञान का उत्सर्जन करते हैं, है ना। जो हम प्रश्न पूछते हैं फिर वो आंसर देता है, जिससे हम उसके अंदर के ज्ञानों को बाहर निकालते हैं। तो ये इसका मेन थीम है। और एक टीचर को क्वेश्चन पूछने मास्टरी होना चाहिए, जिससे टीचिंग होता है इफेक्टिव होता है। तो इसमें जो 3 स्टेप दिए हैं, इसमें पहला स्टेप ये है कि टू प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड अरेंज देम इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो पहले एक टीचर को प्रॉपर क्वेश्चन तैयार करना चाहिए और उसका एक क्रम बनाना चाहिए, जिसमें सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। टॉपिक भी डिफर करता है। टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस इन सच ए वे द क्यूरियोसिटी अराइजेस अमंग द लर्नर, तो प्रश्नों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्रों में उत्सुकता पैदा हो। टू आस्क न्यू क्वेश्चंस बाय लिंकिंग द लर्नर रिस्पॉन्स, तो लर्नर जो रिस्पॉन्स देते हैं उससे ही हमको नए प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि उस टॉपिक के बारे में उनको और डेप्थ नॉलेज होता जाए। इसके एडवांटेज ये है कि एक टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो छात्रों की क्षमताओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के पूछते हैं, जिससे उनमें सर्वांगीण विकास होता है। इट इन्वॉल्व्स द लर्नर्स पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट लोगों का पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर होता है। इट इज हेल्पिंग इन अचीविंग द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड ब्रिंगिंग नॉलेज एट द कॉन्शियस लेवल, तो इसमें हमारे जो संज्ञानात्मक उद्देश्य वो पूर्ण होते हैं और हम स्टूडेंट को एक कॉन्शियस लेवल बोल सकते हैं कि जागरूक स्तर पर हम उसको लाते हैं। क्लासरूम वर्बल इंस्ट्रक्शन इंगर, तो यहाँ पे मौखिक बातचीत होती है। इट इज ए यूजफुल स्टडी एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सभी स्तर के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका डिसएडवांटेज, तो जो क्वेश्चन को प्रॉपर क्वेश्चन बनाना, उसको अरेंज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
और हर सब्जेक्ट मैटर को हम इस विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं। द होल कंटेंट मैटर कैन नॉट बी टॉट बाय दिस स्ट्रेटजी। द स्टूडेंट वांट्स टू, तो यहाँ पे जो टीचर होता है उनको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए होता है, जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट में क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाता है या फिर कम होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन। तो इस विधि में क्या होता है कि आजकल बहुत सारे एजुकेशनल टीवीज हैं, तो उसमें जो कंटेंट पढ़ाते हैं उससे भी हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल रहते हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है जिसमें टीवी या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा किसी टॉपिक को जो टीचर है उसको डिजाइन करता है और उसे वो उपलब्ध करा देता है टीवी या फिर इंटरनेट्स पे। तो ये एजुकेशनल वीडियोस जो है आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं, और कोई भी टॉपिक अगर हमको पढ़ना है तो आजकल हम इनका सहारा ले सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर शोइंग डॉक्यूमेंट्रीज, तो डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दिस कैन बी डिस्कशन, देयर कैन बी डिस्कशन सेशन और क्वेश्चन आवर फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन। तो जैसे एक टीचर है वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज कर रहा है, तो एक पहले वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें हो सकता है ना। तो ये जो वीडियो को क्लास में भी शो किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन अपलोड भी किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, और जैसे हम क्लास में चाहे तो इसमें फिर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। इट इज अपलोडेड ऑनलाइन, देन इट्स लिंक एंड बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट। तो हम इसको ऑनलाइन अपलोड करके इसके लिंक को हम शेयर कर देते हैं। इसके मेरिट्स ये हैं कि इससे जो स्टूडेंट है उनका हम रुचि को प्राप्त कर सकते हैं, या छात्रों हित को हासिल करने में मदद करता है। वो अपने इंटरेस्टेड टॉपिक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, इससे वो जानकारी को अपने पास रख सकता है, उसको सेव करके रख सकता है, बाद में उसको देख सकता है। lecture of teachers from the highly reputed institutes and other experts can be shown to the student even in remote areas। तो इसमें क्या होता है कि जो हाईली रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जैसे IIMs हैं, IITs हैं, तो वो लोग भी अपने वीडियोस बना के अभी अपलोड कर देते हैं। तो अभी टाइम ऐसे है कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, और तो जो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो उनसे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है, और दूर दराज में जो लोग कॉलेज नहीं जा सकते हैं वो भी इसके द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे टीवी इग्नू का आता है ज्ञान दर्शन, तो वहाँ से उस टीवी के दर्शन करके हम आगे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये शिक्षा का एक अच्छा माध्यम है, और इस वीडियो को आगे समय के लिए हम उसको अपलोड कर डाउनलोड करके रख सकते हैं। और डिमेरिट्स ये हैं कि अगर किसी विषय के बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है और उसमें कुछ अपडेट करना है, तो हम उसको दोबारा उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए हमको फिर से नया वीडियो बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे क्वालिटी की कैमरा की जरूरत पड़ती है, वो सब एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई इसको यूज नहीं कर पाता है। और इसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, और ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। और जैसे अब IITs के जो टीचर्स हैं वो कुछ लेक्चर डाले हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, है ना। और हम कमेंट्स वगैरह में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी आंसर आता है, कभी नहीं आता है। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। और ये लास्ट मेथड है लाइव सेशन मेथड। तो लाइव सेशन में क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम में सबके लिए कंपल्सरी कर दे कि ऑनलाइन पढ़ाना है जो स्कूल्स कॉलेज में, तो वीडियो प्रेजेंटेशन और टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन हैज अ ड्रॉबैक। तो जो वीडियो प्रेजेंटेशन और टेलीकास्ट होता है उसका ड्रॉबैक होता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो इसी की कमी को ये लाइव सेशन दूर करता है। तो यहाँ पे फेसबुक पेज, ग्रुप, यूट्यूब चैनल, स्काइप, जूम, इन सब के माध्यम से हम लाइव सेशन ले सकते हैं। और इसमें ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो जब टीचर पढ़ाता है तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो तुरंत उसमें पूछ भी सकते हैं, तो पूछने का भी ऑप्शन होता है, फिर चैट का भी ऑप्शन होता है। तो जैसे आज हम ऑनलाइन भी सेशंस लेते हैं, तो ये लाइव सेशंस होती हैं, जिसको आप डायरेक्ट जो टीचर उसी समय में बोलता है और स्टूडेंट्स को उसी समय में सुनते हैं, उसी समय टॉपिक को नोट किया जाता है। तो इसका मेरिट ये है कि पहले से हमको वीडियो बनाने की रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, टीचर डायरेक्ट अपना स्मार्टफोन या फिर कैमरास के माध्यम से वो लाइव आ सकता है, स्टूडेंट इमीडिएट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। उसके हम ऑनलाइन बाद में अपलोड भी कर सकते हैं, जिसमें अगर जो उसको देख नहीं पाया है तो उसको बाद में भी देख सकता है ना। और एनी नंबर व्यूअर कैन बी वॉच इट, इसको कितने भी स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। क्लास में एक लिमिटेशंस होती हैं, उससे ज़्यादा बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में कितने भी स्टूडेंट उसको एक साथ देख सकते हैं। डिमेरिट्स ये हैं कि जो दूर में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं है, तो वो इसको देख नहीं पाते हैं। तो
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें और आपके लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ आप बने रहिए। आप आपको सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। इसके बाद एक नया वीडियो भी बनेगा जिसमें हम स्टूडेंट सेंटर्ड पढ़ाएंगे एंड जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी हम कवर कर देंगे।